नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सनी। आज एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ जो कि स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन के बारे में। आप लोगों को काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इसमें ओवरड्यू होने के बाद क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। कम से कम मैं मेरे बारे में शेयर करूँगा क्या क्या दिक्कत मतलब अप टू डेट मुझे क्या क्या दिक्कत हुआ है इसमें। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से आपका जो भी लोन होता है वो प्रदान किया जाता है आपको। यहाँ पे लिखे तो है कि नो हिडन चार्जेस, कंप्लेंट एंड बोरोवर्स फ्रेंडली, एक्टिव कस्टमर ग्रीवेंस सिस्टम, उनका सब कुछ है। और आगे जाके जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें मतलब इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा मैं ये कि सच में क्या ये नो हिडन चार्जेस, कंप्लेंट बोरोवर फ्रेंडली, एक्टिव कस्टमर ग्रीवेंस सिस्टम जो वो लिखते हैं, दावा करते हैं कि ऐसा उनका है। काफ़ी इजी प्रोसेस है। चलिए ये पहले मेरा लोन को मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी जो मेरा ड्यू बन रहा है दोस्तों 11,172। ये एक्चुअली मेरा 20,000 का लोन था जिसको चुकाना टोटल ड्यू 22,110 करके हैं और मैंने 10,900 समथिंग पे कर दिया था। ये अगर आपने मेरे जितने भी मेरे मतलब वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल में अगर देखे होंगे तो मैंने बताया था कि मुझे अचानक मतलब 2-3 महीने से मेरा फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक ना होने के कारण मैंने जितने भी एप्लीकेशन से मेरा लोन चल रहा था मैंने सभी को स्टॉप कर दिया था देना। ये भी एक ही है। अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि आफ्टर टेकिंग दिस लोन मतलब जो मेरा मतलब पेनल्टी और ओवरड्यू हो चुका है मेरा डिफ़ॉल्ट करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था दोस्तों इस एप्लीकेशन में। एक्सपीरियंस मैं अगर ऐसा कहूँ कि दोस्तों मेरे साथ बुरा हो सकता था, पर जो मेरा पॉलिसी रहा है पहले दिन से इसके कारण मैं ये बताऊंगा कि मेरा हैरेसमेंट इसमें नहीं हुआ। एक बार एक कॉल आया तो था उनके तरफ से, मुझे बस देखना था कि वो लोग कैसे डील करते हैं अपने कस्टमर से। किसी उनका ही कोई कलेक्शन टीम से मुझे कॉल भी आया था और मैंने बात भी किया था। मैंने इंग्लिश में ही बात किया था उनसे और वो आवाज़ ऊंचा करने की कोशिश कर रहा था वो बंदा, पर मैंने उनको बस इतना बता दिया कि मैं जो मेरा एनबीएफसी था दोस्तों यहाँ पे आप मूव करके हैं, आप मूव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके, तो मैं उनके संपर्क में था। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ अगर आप ओवरड्यू हो गया आपका या फिर आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, कलेक्शन एजेंट्स के कॉल को आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, ब्लॉक करके रख दीजिए ताकि आपका जीवन मतलब सुखमय हो और कोई भी असुविधा आपको ना हो। और कंपनी के टच में रहिए पहले दिन से। आप अपना वर्णन जो भी है आप किस लिए नहीं दे पा रहे और रीज़न फॉर डिलेइंग द पेमेंट आप एक मेल कंपनी को ज़रूर कर दें। ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा लीगली भी। और अगर आप उसके बाद कलेक्शन कॉल्स को मतलब इग्नोर भी करें तो इट्स फाइन। दोस्तों जैसे ही मतलब मेरा अभी देखिए ये जो ड्यू था मेरा, ये ड्यू डेट था 24 दिसंबर 2022। 23 डेज हुआ है दोस्तों, मतलब 2 महीना 13 दिन ये अभी तक गुजर चुका है। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा दोस्तों मैं एक बता देता हूँ। बिफोर डिफ़ॉल्टिंग मतलब मुझे मालूम चल गया था कि मैं इसको अभी जो मेरा थर्ड ईएमआई है मैं दे नहीं पाऊंगा। कंपनी को मैंने तुरंत एक मेल कर दिया था जो स्मार्ट कॉइन में है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस आपको भी काफ़ी मतलब लाभ देगा। मैंने कंपनी स्मार्ट कॉइन को मेल डाला, कंपनी से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उनका जो एक सपोर्ट का जो मतलब वो है कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने उसको भी फ़ोन किया और मैंने अपनी जो भी असुविधाएं हैं मैं बता दिया उनको। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरा लोन्स को देखेंगे ना, मैंने 1 फरवरी को लिया था, कंप्लीट कर दिया था। पहले भी मैं 3 ले चुका और मैं टाइमली पेमेंट करता आया हूँ उनको, तो ये तो उनको मालूम था। पर जो मैं आपको सीख दे रहा हूँ ये आप नए कस्टमर हो या
पुराने कस्टमर हो, पहले दफ़ा लेते ही आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तब भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करने हैं जो मैंने किया है। आप डिफ़ॉल्ट होते ही कंपनी को मेल करिए। अगर मेल का रिप्लाई ना आए तो आप कंपनी को फ़ोन कर दीजिए, आपका जो भी असुविधा है वो बता दीजिए और बताइए कि जैसे ही मेरा हालात ठीक होता है कि मैं जल्द से जल्दी से चुकाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने बता दिया। एक दफ़ा मेरे पास एक कॉल आया था, काफ़ी आते हैं पर मैंने ब्लॉक करके रखता हूँ दोस्तों, मुझे मालूम नहीं चलता। आप अपना हैरेसमेंट खुद कराएंगे अगर आप रिकवरी एजेंट्स को भाव देंगे, ये बात आप समझ लीजिए। उनका कॉल इग्नोर करना कुछ नहीं जाता। बस ऐसा नहीं करना है कि रिकवरी का कॉल भी नहीं पकड़ रहा हूँ मैं और ना ही कंपनी को सुना रहा हूँ कि मेरा क्या हालात है। आपको कंपनी को बिल्कुल इन्फॉर्म करना है कि आपका हालात क्या है, उसके बाद ही आप रिकवरी कॉल्स को इग्नोर करें, ठीक है। अब और एक बात होती है दोस्तों, उनका सिस्टम मैसेजेस काफ़ी आता है मेरे पास और सिस्टम ईमेल्स भी मुझे मिल रहा था कि लीगल एक्शन प्रोसीडिंग करके, पर सच में क्या ऐसा कुछ होता है? मैंने इस विषय में कस्टमर केयर में बात किया और मैंने उनको बताया कि मुझे लॉ के बारे में जानकारी है भाई साहब, और मुझे ये सब मिल रहा है डिस्पाइट कि मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि मेरा कंडीशन क्या है और किस वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपका पेमेंट। उसने मुझे ये बताया दोस्तों, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो जो भी एग्जीक्यूटिव था और जो भी रिप्रेजेंटेटिव था वो इतना बढ़िया से मुझे बात किया। उन्होंने कहा सर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज दैट मैसेज वाज सिस्टम जनरेटेड। मतलब कि दोस्तों ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज होता है, जो भी ओवरड्यू करते हैं उनको रिकवरी के लिए वो एक अलार्मिंग मैसेज होता है जो हर किसी के पास जाता है जो भी डिफ़ॉल्ट किया हो लोन। तो ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज है, इनको आपको टोटली इग्नोर कर देना है। मुझे ऐसा ही लगा उनका बात समझ के, और मैंने उनको धन्यवाद भी कहा कि सर आपने ये शेयर किया मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी मेंटल ट्रॉमा में आ गया था। ऐसे में ट्रॉमा में था नहीं, क्योंकि मुझे भी अंदर मालूम तो था, पर मुझे उनको थोड़ा बताना था कि ये मेरे साथ क्यों किया आपने। तो कंपनी का टैक्टिक्स है दोस्तों, ये मैं कंपनी को भला बुरा नहीं कहूँगा। ये था तो एक टैक्टिक्स कि एक मतलब एक मेंटल प्रेशर दिया जाए कस्टमर को और जो भी पेंडिंग है वो ले लिया जाए। आखिरकार कुछ 2 महीना पहले, 2 महीना नहीं है, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक लड़की का फ़ोन आया था, वो मैंने उठाया भी था। वो मुझे मतलब ऐसे शी वाज सेइंग दैट कि आपको व्हाट्सएप में लीगल नोटिस भी मिल चुका होगा। मैंने कहा सर मैम उस लीगल नोटिस को तो छोड़ दीजिए, मैं कंपनी के टच में हूँ और सच में मैं आप मूव के टच में था, क्योंकि मैंने स्मार्ट कॉइन को भी रिप्लाई मेल किया था और आप मूव को भी मतलब मेल किया था मैंने, जो मेरा वो है NBFC है। तो मुझे वहाँ से हेल्प मिली ऐसे ही कि आप कुछ दे दीजिए, पर्सनल पेमेंट दे दीजिए, पर मैं हालात में नहीं हूँ। मैंने उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह ले के रखा है कि जब भी मेरे पास होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। काफ़ी लोगों का दोस्तों ये एक परेशानी मैं बाद में बताऊंगा जो आपको भी हेल्प करेगा। अभी आफ्टर दैट दोस्तों क्या लीगल एक्शन होता है, लीगल एक्शन हो सकता है पर कंपनी लीगल एक्शन लेता नहीं है दोस्तों। बात सिंपल है। आप अगर ये सोचेंगे कि 20,000 के लिए कोई क्यों जाएगा, दोस्तों एक बात सुनिए, मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब के देखे हैं, थोड़ा बहुत जो जानकारी लॉ के बारे में मेरे है और कंपनी रिलेटेड जो बात है, क्योंकि मेरे जो पर्सनल वकील है, मतलब मेरे जो प्रोफेशनल जो मेरे मतलब मैं काम करवाता हूँ उनसे मेरे थोड़ा बहुत जो भी होता है, मैंने उनसे बात किया। वन ही इज़ मीन्स हाई कोर्ट एडवोकेट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपके 20,000 के लिए कोई कोर्ट में जा रहा है। कंपनी का जो वकील होता है उनके पास बंडल में केस जाता है और कंपनी के साथ उनका एक तनख्वाह का व्यवहार है। मतलब मान के चलिए कि ही इज सैलरीड, मतलब कंपनी उनको सैलरी प्रदान करता है कि आप ये काम मेरा करेंगे। तो ये तो हो गया कि कंपनी का खर्चा इतना बर्डन भी कंपनी के ऊपर नहीं आएगा कि जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो बंडल में केस आता है। लाखों हजारों लोगों का मतलब डिफ़ॉल्ट का केस है। पर जो कंपनी करती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ,
कंपनी क्या करता है, कंपनी आपको एक लीगल नोटिस देता है, एक इंटीमेशन लेटर होता है वो, आप उसको लीगल नोटिस ना समझे, ये कंपनी के तरफ से आपको एक लीगल नोटिस दिया जाता है कभी कभी कि आप ये जो अमाउंट आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है इसको आप इतने दिन में प्रदान कर दीजिए, नहीं तो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट जो आपने किया हमारे साथ, जो करार था आपका वो आपने तोड़ा है, इसको लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं। पर ये एक लेटर होता है, कईयों के पास ऐसा लेटर आया हुआ है और साल बीत गए कुछ नहीं हुआ। बट मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा किसी से आपने पेमेंट लिया है वो आपको देने भी है दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपका परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, आप ना दें कोई बात नहीं, पर जब आपके पास होगा आपको ये रकम तो चुकानी है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गया और आगे जाके आप नहीं देख पा रहे कि इसको आप चुका पाएंगे, और आप स्टॉप कर दीजिए पेमेंट और बाद में सेटलमेंट कराइए, आपको सेटलमेंट ऑफर बिल्कुल मिलेगा। और अगर ऐसा होता है कि 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना बीतने के बाद भी आप देख रहे हैं कि इसको आप नहीं चुका पाएंगे, तो आप सीधा साधा आप जो भी आपका NBFCs होगा ना, या फिर आपका जो स्मार्ट कॉइन है, उनको एक पत्र लिख दीजिए, उनको एक मेल कर दीजिए कि मेरा हालात अभी सुधरने का नहीं ले रहा है, मतलब मेरा हालात जो है अभी वैसा का वैसा ही है और मैं इतना रकम आपको नहीं चुका पाऊंगा, तो कृपया मुझे कुछ ऑफर्स दिया जाए ताकि मैं मेरे लोन्स को क्लोज कर सकूं सेटलमेंट द्वारा। आप खुद भी वो दे सकते हैं, आप खुद भी वो कर सकते हैं। जब कंपनी देखेगा 6 महीना मैंने हाथ पैर मारकर भी उसके रकम में रिकवर नहीं कर पाया, तो कंपनी आपको ऑफर ज़रूर देगी दोस्तों। अभी आ जाते हैं दूसरे एक टॉपिक में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा पेमेंट जो 3 of 3 है, यहाँ पे ECS लगा हुआ होता है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारे ECS मारने की कोशिश बार बार उन्होंने किए हैं, पर मैं एक बता देता हूँ, आप आश्चर्य हो जाएंगे। माई पेमेंट्स माई पेमेंट्स में जाके शायद ये दिखेगा। ये देखिए, इन्होंने 4 बार जो है ना ECS मारे हैं दिसंबर से लेके फरवरी तक। इसमें एक लिखा आ रहा है, देखिए, द पेमेंट कुड नॉट बी कंप्लीटेड एज द ई मैंडेट हैज़ बीन कैंसल्ड और इनएक्टिव। यहाँ पे कैनरा बैंक का मैंने मैंडेट इशू किया था, और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं इसे नहीं दे पाऊंगा, तो मैं क्या करा, मैंने मेरे बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में जाके मैंने वो मैंडेट जो है वो कैंसिल कर दिया। मैं फिर से एक बात आपको बता दे रहा हूँ, कृपया आप ऐसा ना करें। मैंने वो किया, मैंने अपने ऊपर थोड़ा रिस्क लिया, बट यू शुडंट डू दैट। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ECS कैंसिल करना एक क्राइम के श्रेणी में आ जाता है दोस्तों। आप ऐसा करिए कि आप उस अकाउंट को ही जीरो करके छोड़ दीजिए, और अकाउंट मतलब 6 महीना 7 महीना बाद ऐसे ही वो बंद हो जाएगा, वो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। बस अगर आपको ECS आपने खुद से कैंसिल कराया है तो उसका इम्प्लीकेशन का भी तैयारी आपको खुद करना पड़ेगा। जो मैंने मेरे जहन में बैठा लिया था, अगर कुछ गलत होगा इस कारण तो मैं उसको फेस करूँगा। बट और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरे केस में मुझे साहस इसलिए भी मिला दोस्तों क्योंकि मैंने मेरे परेशानी के बारे में कंपनी को अवगत करा दिया था कि ये कारण है, इसलिए मैं पेमेंट डिले कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं कि आपका रकम अभी मैं चुका पाऊँ। उसके बाद ही मुझे ये साहस हुआ कि मैं इसे कैंसिल करूं, नहीं तो मेरा बैंक अकाउंट मेरे से चला जाएगा। एक बैंक अकाउंट जो मैं दूसरी जगह से भी लिया था दोस्तों, मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊंगा। एक बैंक अकाउंट मेरा जो HDFC का था, उसमें इतने माइनस बैलेंस लग चुके हैं, मतलब कि ख़त्म। वो अकाउंट में अभी ऑपरेट नहीं करता, उसको मैंने छोड़ दिया। बस आपको भी वही करना है, आप ECS कैंसिल करने की ज़रूरत ना करें। और अगर आपका ECS बाउंस हो रहा है, कंपनी अगर ECS का केस भी एक बनता है दोस्तों, जो सेक्शन 25 में आता है, उसको आप भूल जाइए, क्योंकि देखिए कंपनी ऐसे भी लीगल एक्शन लेती नहीं है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, हो सकता है 1000 में एक, अगर आपका सनी का सारे साथी चल रहा है, 1000 में एक को चला गया केस और वो आप निकले हो, तो आपका भाग्य, कोई कुछ नहीं कर सकता। पर क्या कंपनी के पास राइट है? हाँ, बिल्कुल राइट है, कंपनी के पास बिल्कुल राइट है। तो ये था दोस्तों एक वीडियो। इस समय
डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको अपना राइट्स मालूम होने चाहिए। एक डिफ़ॉल्टर्स के भी राइट्स हैं जो एक एनबीएफसी या फिर बैंक को हमेशा रिस्पेक्ट देनी होती है। तो आपको बस उसी का लाभ लेना है। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, काइंडली स्टॉप द पेमेंट और वेट फॉर द सेटलमेंट। और सेटलमेंट में और एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि सेटलमेंट एक फाइनेंशियल डैमेज हो जाता है, एक फाइनेंशियल मतलब डेथ होता है। और एक बार अगर सेटलमेंट आपने करा लिया, एक जीवन में उसको रिकवर करना, अपने क्रेडिट स्कोर को रिकवर करना नामुमकिन सा हो जाता है दोस्तों। और ये चेष्टा करिएगा कि धीरे धीरे करके, अभी बहुत लोगों का मैंने कमेंट्स पढ़ा था दूसरे वीडियोस में कि ये लोग पार्शियल पेमेंट का सुविधा भी नहीं देते। तो पार्शियल पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया, हम अभी जाएंगे मेक पेमेंट में। मेक पेमेंट में मैं चला गया। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है। ये व्यू डिटेल्स क्या है, ओके। तो एक तो क्लोज लोन आ रहा है, एक होता है ऑप्शन टू पे ईएमआई। तो मैं पे ईएमआई पे हो गया। मैं 3rd इंस्टॉलमेंट देने की कोशिश करूँगा। मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। आपका शायद ऐसा नहीं आए, पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे नेट बैंकिंग का नहीं, इसमें नहीं हो रहा है दोस्तों, पर मैं शायद आपको पहले बता सकता था। इसमें नहीं हो रहा है वो सिस्टम। आपको एक बैंक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिलता है दोस्तों, अगर आप ध्यान में रखें। मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा है, पर मैं वैसे ही कर रहा हूँ फ़िलहाल। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फ़िलहाल। कुछ मैंने टेस्टिंग भी किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। माई पेमेंट्स में अगर मैं चला जाऊँ, ये देखिए 106 है। ये सब मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। ये सब मैंने बैंक ट्रांसफ़र किए हैं। जब आप पेमेंट करने में जाएंगे, उनमें एक बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। बैंक ट्रांसफ़र में वहाँ पे आपका जो भी एनबीएफसी होगा, एनबीएफसी का एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। भाई उसी को अपने जो भी आप गूगल पे या फिर बैंक में जो भी आप बैंकिंग करते हैं, उनका जो करंट अकाउंट है उसको सेव कर लीजिए एज ए बेनिफिशियरी। उसके बाद आप जो भी अमाउंट डालेंगे, 1 रुपया भी डालेंगे, फिर भी वो आपके लोन अकाउंट में ही आके क्रेडिट होगा। तो मैं ये आपको कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। और आफ्टर द डिफ़ॉल्ट तो उन्होंने मुझे मेल करके भी, मेरा जो आपमूव जो कैपिटल है प्राइवेट लिमिटेड, उनका एक मेल आईडी भी मुझे वो मेल में प्रदान कर चुके हैं, उनका जो भी करेंट अकाउंट का डिटेल्स है कि यहाँ पे आप लोन जमा कर सकते हैं। मैं इसका अभी क्या करूँगा दोस्तों ये तो मालूम नहीं, पर हाँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी को मेल करिए। रिकवरी एजेंट्स का कॉल टोटली इग्नोर कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और कंपनी के टच में रहिए और कंपनी को बता दीजिए कि मेरा हालात ठीक नहीं है। तो आपके ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अपना मानसिक हालत ठीक रखिए, जो भी आपका फाइनेंशियल हालत है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, कम से कम परिवार चले। भूल जाइए कि कहीं पे ओवर ड्यू है, क्योंकि डिफ़ॉल्टर होना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों। फिर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियोस थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए हो रहा है कि मैं इन टोटल जितनी भी जानकारी मेरे पास है उसको आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, देने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी एनबीएफसीज और आपका उनका जो भी है वो। और एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया आरबीआई रजिस्टर्ड है, नो हिडन चार्जेस। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि दोस्तों, अगर ये दूसरा कोई एनबीएफसी होता और दूसरा कोई एप्लीकेशन होता, तो उनका एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग बाउंस भी नहीं लेते हैं। नहीं तो ये लोन कब का बहुत बड़ा बन चुका होता, बार बार इसे हिट करा के। तो ये लोग चार्ज नहीं करते। बैंक के तरफ से चार्ज होता है, जो उनका नॉमिनल फीस होता है वही वो लेते हैं बैंक वाले, पर ये खुद से नहीं चार्ज करते। कंप्लेंट एंड बोरोवर फ्रेंडली, बिल्कुल मैं मानता हूँ। स्मार्ट कॉइन का जो वो है क्या कहते हैं उसके, एनबीएफसी का जो ग्रीवेंस टीम है वो बहुत बढ़िया है। तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाता है, और किसी भी असुविधा में अगर आप हो, कम से कम मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो लोग वो असुविधा को दूर करने की कोशिश भी करता है और आपको समय भी प्रदान किया जाता है। वो चाहते तो हैं कि आप पेमेंट जल्दी जल्दी कर दीजिए, पर अगर आप विवश हैं, आप अपने आप को रोक के रखिए। आप अपना मेल कर दीजिए, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। एक मेल
महीने में एक बार, मतलब एक टाइम टेबल बना लीजिएगा कि महीने में एक बार उनको एक मेल करके अपने बारे में बता दीजिए, या फिर एक मेल भी करेंगे तो चलेगा, पर हाँ ज़्यादा मतलब पुराना ना हो जाए आपका केस और उनको ये ना लगे कि ये बंदा गया कहाँ। तो महीने में एक बार एक मेल कर दीजिए। कभी भी आपका मतलब हालात सुधरे तो इनका लोन वापस करिए, कभी भी ना दूँ ये बात अपने जहन में मत रखिए। आपने लिए हैं, आपको देना ही होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इन कंपनी के साथ, जो खाता खुलता है दोस्तों उसे बंद भी कराना होता है, नहीं तो आजीवन खोला का खोला ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी परेशानी हो मुझे ट्विटर में जुड़िए, सनी गुप्ता 3005 में। मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपना ध्यान रखें, ओवरड्यू के चक्कर में अपने आप को मेंटली स्ट्रेस ना करें और सुकून से रहिए। ठीक है, हर हर महादेव।